जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है बेस्ट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। एसएसबी ट्रेड्समैन, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल और सीआईएसएफ ट्रेड्समैन की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक और महत्वपूर्ण क्लास लेकर हाजिर हो चुका हूं। और सारे के सारे क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के और पहले के एग्जाम में पूछे गए। तो बिल्कुल दोस्तों एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों तक, ताकि ये महत्वपूर्ण क्लास है वो जल्द से जल्द शुरू करे। साथ ही अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करें, चाहे सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल की कर रहे हैं, चाहे आप एसएसबी ट्रेड्समैन की कर रहे हैं, चाहे आप सीआईएसएफ फायरमैन या सीआईएसएफ ट्रेड्समैन या हेड कांस्टेबल की तैयारी करें, तो सभी के हमारे बैच आ चुके हैं जिसमें आपको सारी की सारी क्लासें, पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज अवेलेबल रहेगी, वो भी घर बैठे मात्र दोस्तों 99 रुपए में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया या प्ले स्टोर पे जाके भी बेस्ट एग्जाम आप सर्च कर सकते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं पहले क्वेश्चंस की और सभी कमेंट करके जरूर बता देना भाई को आंसर आप लोगों का क्या क्या रहने वाला है। आज का जो पहला क्वेश्चन है काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आप लोगों का पूछा भी गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है आप एक बार देख लीजिएगा। किस चार्टर अधिनियम के तहत भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था? मतलब उस चार्टर अधिनियम को आप लोगों को बताना है जिसके तहत सबसे पहले जो दास प्रथा थी उसे अवैध घोषित किया गया। बहुत बार एग्जाम में आप लोगों का पूछा गया है, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, सभी के कमेंट में रीड कर रहा हूं। ऑप्शन ए आप लोगों का रहेगा वो 1793 का चार्टर अधिनियम। ऑप्शन बी आप लोगों के सामने है 1813 का चार्टर अधिनियम। ऑप्शन सी आप लोगों के सामने है 1833 का चार्टर अधिनियम। ऑप्शन डी आप लोगों के सामने है 1853 का चार्टर अधिनियम। तो क्या होगा, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिएगा सभी अभ्यर्थी। तो देखो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा वो होगा सी राइट आंसर होने वाला। काफी बच्चों ने सही आंसर भी दिया है, सी इसका राइट आंसर होगा। और ये होगा दोस्तों आप लोगों का 1833 का चार्टर अधिनियम। ये अधिनियम था, इसके तहत ही भारत में सबसे पहले जो दास प्रथा थी उसे क्या किया गया था, उसे अवैध घोषित किया गया था। उसके बाद में दास प्रथा है उसे बंद कर दिया गया था। किस अधिनियम के तहत? तो ये आप लोगों को याद रखना है 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जो गेम से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, गेम से हमेशा एक क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल ही जाता है। चाहे आप किसी भी पैरामिलिट्री फोर्सेज की तैयारी कर रहे हैं तो ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखो पूछा गया है, ये आप लोगों का मंडे का कप है। ये मंडे का कप का संबंध किस खेल से है? मंडे का कप का संबंध है वो कौन से गेम से या कौन से खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन ए आप लोगों के सामने क्रिकेट से। ऑप्शन बी आप लोगों के सामने है फुटबॉल से। ऑप्शन सी आप लोगों के सामने है गोल्फ से। ऑप्शन डी आप लोगों के सामने है हॉकी से। तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। मंडे का कप का संबंध है वो किस खेल से है? अक्सर खेल से क्वेश्चन एग्जाम में आ ही जाता है और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आप लोगों के रिपीट भी हुआ है। और ये सारे क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं ये सारे के सारे क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुए, वही सारे क्वेश्चन है। हर बार एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। देखो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा वो होगा फुटबॉल। काफी बच्चों ने आंसर सही भी दिया है। मंडे का कप का जो संबंध है वो आप लोगों के संबंध है फुटबॉल से। तो बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। मंडे का कप आपको याद रखना है भाई, फुटबॉल से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। आज के जो 25 क्वेश्चन है उसका टारगेट हमने रखा है 20 प्लस का टारगेट रखा है। जी हां दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन है ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा। किस वंश के शासकों ने सर्वाधिक समय तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था? उस वंश का नाम बताना है आप लोगों को जिसने सबसे ज्यादा दिल्ली सल्तनत पर क्या किया था, राज किया था। ऑप्शन सारे के सारे आप लोगों के सामने भाई। ऑप्शन ए है आप लोगों का गुलाम वंश। ऑप्शन बी आप लोगों के सामने है लोधी वंश। ऑप्शन सी आप लोगों के सामने है खिलजी वंश। ऑप्शन डी आप लोगों के सामने है तुगलक वंश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद रखना है सारा का सारा। देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है। किस वंश के शासकों ने सर्वाधिक समय तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था? तो किसने किया था? सभी कमेंट कर दीजिएगा जल्दी से जल्दी। किस वंश के शासकों ने सर्वाधिक दिल्ली सल्तनत पर क्या किया था, दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था? क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आप लोगों का डी। क्या हो जाएगा? डी। तुगलक वंश एक ऐसा वंश था जिसने सबसे ज्यादा दिल्ली सल्तनत में शासन किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिएगा। बटलर कमेटी, अक्सर आपने नाम सुना होगा बटलर कमेटी का, जो कि 1927 में बनी थी। बटलर जो कमेटी थी, आपको एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि बटलर कमेटी कब गठित की गई, तो ये याद रखना आपको 1927 का। इसका उद्देश्य क्या था? जो बटलर कमेटी बनी थी जो 1927 में बनी थी, उसका उद्देश्य क्या रखा गया था? तो देखो ऑप्शन सारे आप लोगों के सामने में। ऑप्शन ए है शिक्षा में सुधार हेतु। ऑप्शन बी आप लोगों के सामने है सरकार के लोक नीति को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी आप लोगों के सामने है भारत सरकार एवं देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना।
ऑप्शन डी आप लोगों के सामने समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाना। बटलर कमेटी आखिर इसका उद्देश्य क्या था जिनको 1927 में गठित किया गया? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आप जरूर एक बार देख लेना और बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल भी जाएंगे, क्योंकि बीएसएफ ट्रेड्समैन में हमने जितनी भी क्लासें लगाई थी काफी ऐसे क्वेश्चन थे जो कि हूबहू एग्जाम में आ गए थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होने वाले। तो देखो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आप लोगों का सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। भारत सरकार एक देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारने के लिए ये बटलर कमेटी बनाई गई थी, जो कि 1927 में ये बटलर कमेटी है ये गठित की गई थी। इसका यही संबंध था कि ये भारत सरकार जो देशी राज्य है, उनके मध्य में जो संबंध है उनको सुधारना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल किस स्थान से प्राप्त हुए थे? एक ही कब्र से 3 मानवों के कंकाल है वो कहां से प्राप्त हुए थे? एक ही कब्र से। तो आप लोगों के लिए ऑप्शन सारे के सारे सामने, ऑप्शन ए आपका दमदमा, ऑप्शन बी आप लोगों के सामने महदा, ऑप्शन सी आप लोगों के सामने लोथल, ऑप्शन डी आप लोगों के सामने है बूरजोंग। तो जल्दी कमेंट कर दीजिएगा। बहुत बार एग्जाम में आप लोगों के क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे में जो डिस्कस करवा रहा हूं, ताकि आपके एग्जाम में कुछ ना कुछ फायदा हो जाए। और अगर आपको अभी भी लगता है कि मेरी मैथ कमजोर है, मेरी रीजनिंग कमजोर है, हिंदी कमजोर है, तो आप यहां से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें। आप हमारा बेच ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि मात्र 299 रुपए में मिलेगा, जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट की मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके सभी की क्लासें मिलेगी, जिसमें 8 टीचर आप लोगों को पढ़ा रहे। उसके साथ ही आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवाई जाएगी, ताकि आप कम समय में बेहतरीन स्कोर कर सके। साथ ही आप लोगों को टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल रहेगी, ताकि आप एग्जाम दे सके, टेस्ट दे सके और अपनी रैंक जज कर पाए कि ऑल इंडिया मेरी कितनी रैंक आई है और कितने बच्चों ने टेस्ट दिया है, जहां पर आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा, आंसर भी मिलेगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, अभी जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा बेस्ट एग्जाम का एप्लीकेशन को, और अभी से अपनी तैयारी को बेहतरीन कर दे। देखो अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। यहां पर पहले इस क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? जल्दी कमेंट करो, देखे क्या होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल ए सही राइट आंसर है भाई। ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दमदमा। दमदमा एक ऐसी जगह है, एक ऐसी जगह है जहां पर 3 मानव कंकाल है, 3 मानव कंकाल है वो एक ही कब्र से प्राप्त हुए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने भाई, आयुष्मान भारत योजना में केंद्र तथा राज्यों का अनुदान क्रमशः कितना कितना अनुपात है? जो आयुष्मान भारत है उसमें, आयुष्मान भारत जो योजना है उसमें केंद्र का हिस्सा और राज्यों का हिस्सा, उनका अनुपात आप लोगों को बताना है। कितना हिस्सा केंद्र सरकार का है और कितना हिस्सा राज्य सरकार का है? ऑप्शन ए आपका 90:10, ऑप्शन बी आप लोगों के सामने 60:40, ऑप्शन सी आप लोगों के सामने 50:50, ऑप्शन डी आप लोगों के सामने भाई 80:20। तो क्या होगा? आयुष्मान भारत योजना में जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है उनका हिस्सा कितना कितना परसेंट है या कितना कितना है, वो रेशियो आप लोगों को बताना भाई। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बता दो भाई, क्या हो जाएगा भाई? बी आ रहा सभी का, बहुत अच्छी बात है। देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये हो जाएगा बी 60%। 60% तो आपका 60 रेशियो तो आपका किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, और 40% कौन देता है? वो स्टेट गवर्नमेंट देती है। तो यहां पर ये आपको याद रखना है 60:40। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 7 है, पूछा गया है भारत में गरीबी निर्धारण हेतु सी रंगराजन समिति का गठन कब किया गया था? देखो अक्सर एग्जाम में आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारत में गरीबी निर्धारण हेतु कौन सी कमेटी है वो गठित की गई थी। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, क्वेश्चन में ही आप लोगों का आंसर मिल रहा है। देखो भारत में जो गरीबी निर्धारण तो एक कमेटी गठित की गई थी, वो कमेटी की गठित की गई थी सी रंगराजन समिति, और इसके जो अध्यक्ष थे वो सी रंगराजन थे। तो उनके नाम से ही इस कमेटी को गठित किया गया, इसी के इनको नाम दे दिया गया। ऑप्शन ए आपका 2009 में, ऑप्शन बी आपका 2012 में, ऑप्शन सी आपका 2014 में, ऑप्शन डी आप लोगों के सामने है 2016 में। भारत में गरीबी निर्धारण हेतु सी रंगराजन समिति का गठन है वो कब किया गया था? तो जल्दी से बता दीजिएगा आप कमेंट करके। तो इसका क्या कब किया गया था भाई? तो ये की गई थी आप लोगों की 2012 में। ये याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गरीबी निर्धारण हेतु जो रंगराजन समिति है वो 2012 में गठित की गई थी, और ये गरीबी निर्धारण से रिलेटेड थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने भाई। अक्सर अभ्यारण्य से क्वेश्चन आपको मिल ही जाता है हर एग्जाम में, और देखो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और क्वेश्चन देख लीजिएगा एक बार, निम्नलिखित में से
कि कौन सी सही सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा एक अभयारण्य है जो कि सही सुमेलित नहीं है। बाकी 3 आपको सुमेलित मिलेंगे। क्या ऑप्शन ए आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी आपका मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन सी आपका राजाजी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो हाथी के लिए प्रसिद्ध है, या पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है वो हंगुल के लिए प्रसिद्ध है। तो बताओ देखो इनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। आपको क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ना है भाई, सुमेलित नहीं है वो आप लोगों को बताना है। बहुत बार एग्जाम में से क्वेश्चन आप लोगों के देखने को मिल जाते हैं। बताओ देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा। सभी का आंसर आ रहा है, बिल्कुल। देखो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। क्या हो जाएगा, डी। देखो ये पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है, ये हंगुल के लिए प्रसिद्ध नहीं है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है। ये आप लोगों को याद रखना है। बाकी देखो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वो टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, मानस राष्ट्रीय उद्यान आपका हाथी के लिए है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है वो आप लोगों का हाथी के लिए प्रसिद्ध है, जबकि पेरियार जो राष्ट्रीय उद्यान है वो हंगुल के लिए प्रसिद्ध नहीं है, वो केवल बाघ के लिए प्रसिद्ध है। तो डी आप लोगों का यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का, कितने भारतीय राज्य भूटान देश के साथ में सीमा साझा करते हैं। उन राज्यों का नाम बताना है जिनकी सीमा भूटान कंट्री या भूटान देश से लगती है। ऑप्शन ए आप लोगों के सामने है 3, ऑप्शन बी आप लोगों के सामने है 4, ऑप्शन सी आप लोगों के सामने है 5, ऑप्शन सी आप लोगों के सामने है 6। जिन्होंने भारत का भौतिक स्थिति वाला लेसन ध्यान से पढ़ा है, कोर्स ले रखा है, तो उन बच्चों का क्वेश्चन गलत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया गया। आपको डायग्राम से नक्शा दिखाकर उसमें सब कुछ आपको डिटेल से बताया गया है। क्वेश्चन एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, कितने भारतीय राज्य हैं जो भूटान देश के साथ में सीमा साझा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 सभी के आंसर आ जाने चाहिए भाई। क्या हो जाएगा, टोटल कितने राज्य हैं, तो यहाँ पर टोटल 4 राज्य ऐसे हैं जो कि भूटान के साथ में सीमा साझा करते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत और चीन के बीच में कितने राज्य ऐसे हैं जो कि सीमा साझा करते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में कितने ऐसे राज्य हैं, भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो कि बॉर्डर मतलब एरिया लगता है या भारत पाकिस्तान के बीच में सीमा साझा करते हैं। अक्सर यहां से क्वेश्चन आप लोगों को मिल ही जाता है, खास तौर से 4th सेज के एग्जाम में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, सूर सरोवर पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है। सूर सरोवर पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है बिहार, ऑप्शन बी आप लोगों के सामने है पंजाब, ऑप्शन सी आप लोगों के सामने है हरियाणा, ऑप्शन डी आप लोगों के सामने है उत्तर प्रदेश। जल्दी से बताओ भाई, सूर सरोवर पक्षी विहार ये अभ्यारण्य है, ये किस राज्य में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बता दीजिएगा सभी, किस प्रदेश में भाई, सूर सरोवर पक्षी विहार अभ्यारण्य, तो ये आप लोगों के उत्तर प्रदेश से स्थित है। कहां पर स्थित है, उत्तर प्रदेश। तो आप लोगों का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम से रिलेटेड है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत, जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय भारत में एक मंत्रिमंडल गठित किया गया था। उस मंत्रिमंडल में पहले शिक्षा मंत्री कौन बने थे। मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री, वो भी भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम आपके शिक्षा मंत्री आप लोगों को बताना है भाई। ऑप्शन आप लोगों के सामने सारे के सारे, एस राधाकृष्णन, ऑप्शन बी आप लोगों के सामने सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी आप लोगों के सामने मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन डी आप लोगों के सामने भाई आचार्य नरेंद्र एवं देव। जल्दी से बता दो, एक भी बच्चे का गलत आंसर नहीं आना चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है। सभी के आंसर आ जाने चाहिए भाई। क्या हो जाएगा इसका, सी आंसर आ रहा है, बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का जो स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल बना था उसमें जो शिक्षा मंत्री की बात करें तो ये आपके मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, जो कि पहले भारतीय स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लो भाई। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां। भारत में उन नदियों के बारे में बताना है जो डेल्टा बनाती है। कुछ नदियां डेल्टा बनाती है, कुछ नदियां है वो एस्चुरी बनाती है। तो यहां पर आपका क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियों के नाम बताना है। सारे ऑप्शन आप लोगों के सामने है। ऑप्शन ए है आप लोगों के सामने गंगा, महानदी और नर्मदा।
ऑप्शन बी आप लोगों के सामने कावेरी, गंगा और महानदी। ऑप्शन सी आप लोगों के सामने कृष्णा, गंगा और ताप्ती। ऑप्शन डी आप लोगों के सामने नर्मदा, ताप्ती और कृष्णा। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियों के नाम आप लोगों को बताना भाई। क्वेश्चन नंबर 12 का सभी का आंसर आ जाना चाहिए, सभी का आंसर आ जाना चाहिए। काफी बच्चे गलत आंसर दे देते, लेकिन देखो इसका जो राइट आंसर होगा, अगर डेल्टा की बात आती है तो हमेशा याद रखना कावेरी, गंगा और महानदी, ये तीन नदियां ऐसी है जो कि क्या करती है, ये डेल्टा बनाती है। क्या करती है बच्चों, ये डेल्टा बनाती है। ये याद रखना, एग्जाम में बहुत बार एग्जाम के क्वेश्चन पूछा जाता है। ये डेल्टा बनाती है, तीन नदियां कावेरी, गंगा और महानदी। तो बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख लियो भाई। क्वेश्चन नंबर 13 आपका साइंस वाले पार्ट से आया, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मांसपेशियों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है, उस साइंस को क्या कहा जाता है? मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है, उसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत, उसका नाम आप लोगों को बताना है भाई। ऑप्शन ए आपका माइकोलॉजी में होता है, ऑप्शन बी आपका मायोलॉजी में होता है, ऑप्शन सी आपका नेफ्रोलॉजी में होता है, ऑप्शन डी आप लोगों के सामने है वो है मैस्टोलॉजी। मांसपेशियों का अध्ययन है वो किसमें किया जाता है, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताना है भाई। देखो सभी का आंसर आना चाहिए। मांसपेशियों का जो अध्ययन किया जाता है वो अक्सर मायोलॉजी में किया जाता है। किसमें किया जाता है? मायोलॉजी में। कौन से ऑप्शन में? बी में है। बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मांसपेशियों का अध्ययन किसमें किया जाता है? मायोलॉजी में। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। बायोलॉजी वाले टॉपिक में आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया गया है। ये सारे जितने भी आप लोगों के अध्ययन जो साइंस वाले पार्ट है वो सारे डिटेल से पढ़ाए गए। अगर आपने कोर्स ले रखा है तो बायोलॉजी में सब कुछ आप लोगों को मिल जाएगा एग्जाम से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है। अक्सर बुक वाले क्वेश्चन अक्सर पूछ ही लिया जाता है कि ये बुक किसकी है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया है कि जो बंदी जीवन नामक पुस्तक है उसके लेखक कौन है? बंदी जीवन नामक जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? ऑप्शन ए आप लोगों के सामने दीनबंधु मित्तर, ऑप्शन बी आप लोगों के सामने राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन सी आप लोगों के सामने हंस चंद्र कार, ऑप्शन डी आप लोगों के सामने है सत्येंद्र नाथ सान्याल। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? सारे के सारे ऑप्शन आप लोगों के सामने। पुस्तक में से अक्सर एक क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाता है। बंदी जीवन पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा भाई? क्या हो जाएगा? सत्येंद्र नाथ सान्याल आंसर आ रहा है सभी का। बहुत अच्छी बात है, जितने भी बच्चों का आया है बिल्कुल सही आंसर आया। देखो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डी। डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत्येंद्र नाथ सान्याल। तो ये याद रखना आप लोगों को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देख लो आज का। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। भारत रत्न का जो डिजाइन बनाया गया है वो किस प्रकार का बनाया गया है? सभी के आंसर सही आ जाएंगे भाई। देखो ऑप्शन है आपका बरगद के वृक्ष के अकॉर्डिंग बनाया गया है, या पीपल का वृक्ष के, या नारियल का वृक्ष, या चंदन का वृक्ष। भारत रत्न का डिजाइन है वो किस वृक्ष के पत्ते की बनाया गया है? पीपल के, बरगद के, नारियल के, या फिर चंदन के। तो ये क्वेश्चन याद रखना भाई। 15 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? इसका भारत रत्न का डिजाइन है वो कौन सा वृक्ष के पत्ते के अनुसार बनाया गया है? तो ये पीपल के पत्ते का। क्या हो जाएगा? बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को डिस्कस कर रहा हूं जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते, चाहे आप एसएसबी ट्रेड्समैन, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल, बीएसएफ की तैयारी कर रहे, ट्रेडमैन की, हेड कांस्टेबल, सभी के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रतिवर्ष कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? टोटल कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों। कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन ए आपका 4 क्षेत्रों में, ऑप्शन बी आपका 7 क्षेत्रों में, ऑप्शन सी आपका 6 क्षेत्रों में, ऑप्शन डी आपका 8 क्षेत्रों में। प्रतिवर्ष कितने, हर साल ये नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, ये टोटल कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बता दो भाई फटाफट। कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? बिल्कुल सभी का आंसर सही आना चाहिए। देखो हर वर्ष नोबेल जो पुरस्कार दिया जाता है वो टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने में? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। और ये अक्सर क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन है, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? इंपॉर्टेंट है, अभ्यारण्य से अक्सर क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं भाई। ऑप्शन ए आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन बी आपका केरल, ऑप्शन सी आपका कर्नाटक, ऑप्शन डी आपका गुजरात। क्वेश्चन क्या है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा भाई?
सभी के आंसर आने चाहिए। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये कौन से राज्य में है? ये आपके गुजरात राज्य में। तो आप लोगों का डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, टिटनेस किसके संक्रमण के कारण होता है? जो टिटनेस होता है वो किसके संक्रमण के कारण होता है, ये आप लोगों को बताना भाई। टिटनेस किसके संक्रमण के कारण होता है? ऑप्शन ए आपका जीवाणु के संक्रमण के कारण, ऑप्शन बी आपका विषाणु के संक्रमण के कारण, ऑप्शन सी आपका प्रोटोजोआ के, ऑप्शन डी आपका फफूंदी के। जल्दी बताओ, देखिए टिटनेस किसके संक्रमण के कारण होता है? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर सभी का आंसर आ जाना चाहिए भाई। क्या हो जाएगा भाई? ए आ रहा है सभी का, बहुत अच्छी बात है। ए जो भी बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। टिटनेस है वो किसके संक्रमण के कारण होता है? तो ये जीवाणु के संक्रमण के कारण होता है। तो ए आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 19, काफी अच्छा क्वेश्चन है भाई। अली अकबर खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? अक्सर वाद्य यंत्र से क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाता है बच्चों, बहुत ज्यादा। आपने अगर एग्जाम दिए तो आपको पता होगा वाद्य यंत्र से कितने क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अली अकबर खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए आपका वोयलिन से संबंधित है, ऑप्शन बी आपका संतूर से संबंधित है, ऑप्शन सी आपका शहनाई से संबंधित है, या ऑप्शन डी आपका सरोद से संबंधित है। बताओ, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का क्या होगा? सभी का आंसर डी आ रहा है। देखो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। जो सरोद यंत्र है उसका वादक अली अकबर खान है, वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? ये बजाते थे आपके सरोद। सरोद या वाद्य यंत्र है वो बजाते थे। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के बाह्यतम परत को किस नाम से जाना जाता है? सूर्य की जो बाहरी परत होती है, सूर्य की जो बाहरी परत होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे किरीट के नाम से जाना जाता है, या उसे प्रकाश मंडल के नाम से जाना जाता है, या फिर उसे प्रकाश विकिरण के नाम से जाना जाता है, या फिर उसे प्रकाश सतह के नाम से जाना जाता है? सूर्य के बाह्यतम परत को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा? सभी का आंसर आना चाहिए भाई। सूर्य का जो बाह्यतम परत होता है वो किस नाम से जाना जाता है? तो ये जानी जाती है प्रकाश मंडल के नाम से। किस नाम से जानी जाती है? प्रकाश मंडल के बारे में। दोस्तों ये याद रखना, और बाकी ज्योग्राफी में आपको बिल्कुल बेसिक से डिटेल से सब कुछ पढ़ाया गया है। तो अगर आपने कोर्स ले रखा है तो एक बार आप ध्यान से पढ़े हैं तो बिल्कुल आप लोगों के एक भी क्वेश्चन गलत एग्जाम में नहीं होने वाले, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सब कुछ आप लोगों को पढ़ाया गया है। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अक्सर एग्जाम में, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, और तिथि वाले और दिवस में से अक्सर क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाता है। अभी एसएससी जीडी में भी लगभग बहुत सारी पारियां ऐसी थी जिनमें दिवस में से जीके में क्वेश्चन पूछा गया था। देखो विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए आपका 10 जुलाई को, ऑप्शन बी आपका 12 जुलाई को, ऑप्शन सी आपका 11 जुलाई को, और ऑप्शन डी आपका 15 जुलाई को। 21 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा भाई राइट आंसर? सभी का आना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। विश्व जनसंख्या दिवस की अगर बात आ जाए तो आपको याद रखना है 11 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस आपको कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने भाई, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? ऑप्शन ए आपका लाल रंग का, ऑप्शन बी आप लोगों के सामने है हरा रंग का, ऑप्शन सी आप लोगों के सामने है बैंगनी रंग का, और ऑप्शन डी आप लोगों के सामने है पीला रंग का। किस रंग का तरंग दैर्ध्य, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? सबसे कम पूछा गया बच्चों, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। अब एग्जाम में आपको यह भी पूछ सकते हैं कि किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है। तो सबसे पहले आपको बताना है सबसे कम किस रंग का होता है भाई। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बता दो। देखो अगर तरंग दैर्ध्य की बात आ जाए और सबसे कम की बात आ जाए तो ये याद रखना आपको, बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है? सबसे कम होता है, जबकि लाल रंग होता है उसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है। इनमें कंफ्यूज आप लोगों को बिल्कुल नहीं होना है, दोनों में से किसी भी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आपका पुटअप हो सकता है। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने भाई, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का विवरण किस अनुसूची में है? राज्य और केंद्र शासित जो प्रदेश है वो किस सूची में उन्हें निर्देशित किया गया, उस सूची बतानी है। देखो प्रथम सूची में, ऑप्शन बी आपका द्वितीय अनुसूची में, अब ऑप्शन सी आपका तृतीय अनुसूची में, ऑप्शन डी आपका 5वीं अनुसूची में। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का विवरण किस अनुसूची में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फैक्ट वाले क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताओ भाई जल्दी से।
राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को किस अनुसूची में निर्देशित किया गया है? तो ये प्रथम अनुसूची में किया गया है। किस में किया गया है? प्रथम अनुसूची में किया गया है। तो ए आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, पुनर्जागरण का प्रारंभ किस देश से हुआ था? पुनर्जागरण का प्रारंभ किस देश से हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रांस से हुआ था, इटली से हुआ था, इंग्लैंड से हुआ था, या फिर जर्मनी से हुआ था? पुनर्जागरण का पिता भी कौन सी कंट्री को कहा जाता है? ऐसे भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, क्योंकि जिस कंट्री में पुनर्जागरण हुआ था वही कंट्री उसकी क्या है? पिता है। तो ये ऐसे भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन आ सकता है। पुनर्जागरण का प्रारंभ किस देश से हुआ था भाई? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताओ भाई, देखे फटाफट बता दो सभी। किससे हुआ था? पुनर्जागरण का प्रारंभ किस देश से हुआ था? तो ये हुआ था आप लोगों के इटली से। कहां से हुआ था? इटली से हुआ था। देखो ये आप लोगों के चॉइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। रोज आप लोगों की 8 बजे प्रैक्टिस सेशन अब रोज चलने वाली है। उसके साथ ही देखो अभी भी आप लोगों के पास में समय है। अगर आप सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल की तैयारी कर रहे तो इस कम समय में आप बेहतरीन तैयारी करके हेड कांस्टेबल के पद पर भर्ती हो सकते हैं, क्योंकि मात्र 299 रुपए में आपको सारी चीजें पढ़ाई गई है और ये पूरा का पूरा बैच आप लोगों को मिल रहा है, ताकि आप कम समय में घर बैठे बेहतरीन तैयारी करके सिलेक्शन ले सके। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां जाके आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और अपनी तैयारी को और ज्यादा बेहतरीन कर दे। दोस्तों कल फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।